हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 20 फरवरी 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक वर्डिक्ट पास किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया है कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 में डिफाइन की है, उसको ना फॉलो करते हुए नॉर्मल डिक्शनरी की जो डेफिनेशन फॉरेस्ट की होती है उसको फॉलो करे सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो डेफिनेशन 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड की और इस डेफिनेशन में बोला है कि जो फॉरेस्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट कहे जाएंगे केवल उनको फॉरेस्ट माना जाएगा। इसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब ये जो पूरा मुद्दा क्या है, ये मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली एक हेयरिंग कर रहा था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया था और सेंट्रल ने फॉरेस्ट के ब्रॉड मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करके एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट रिकॉर्ड के तहत ही फॉरेस्ट को डिफाइन किया जाएगा ऐसा बोला था। और इस सेक्शन पे रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट को नॉर्मल डेफिनेशन में जो फॉरेस्ट होता है उसी को कंसीडर करते हुए फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट के जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉरेस्ट लैंड पे लगाने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐसे फॉलो किया जाना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जो अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का 2023 के रूल के हिसाब से जो करीब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट के रूल से बाहर निकल गया है और वो नॉर्मल फॉरेस्ट के डेफिनेशन में नहीं आता सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में वो फॉरेस्ट है अगर उसको ब्रॉडली फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एरिया को दोबारा से फॉरेस्ट माना जाना चाहिए ऐसे अपने डायरेक्शन में बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी टाइमलाइन दी है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट को ब्रॉडली डिफाइन कर दिया, ब्रॉड एंड ऑल एनकम्पासिंग डेफिनेशन होनी चाहिए फॉरेस्ट की, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसकी वजह से एक्स्ट्रा लैंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आ गया है। तो ये जो पूरा मुद्दा था ये था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है वो नॉर्मल ब्रॉड डेफिनेशन ही थी, लेकिन अभी 2023 के एक्ट के थ्रू इसको चेंज कर दिया गया था। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की जो डेफिनेशन थी वो इनेक्ट की गई थी ताकि जो डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके और इकोलॉजिकल बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन हो और बहुत ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम हो रही थी उसको उस पे तुरंत रोक लगाई जा सके। तो इसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं, एक फॉर में एक अगेंस्ट में। फॉर वाला आर्गुमेंट ये कहता है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 सरकार ने इनेक्ट किया था उसमें सेक्शन 1 ने इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डाइल्यूट किया गया है। बेसिकली फॉरेस्ट 2 कैटेगरी में आते हैं, एक तो डिक्लेयर फॉरेस्ट, एक दूसरा गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो फॉरेस्ट होते थे 1980s में। ऑन द अदर हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि सेक्शन 1 इसलिए लाया गया है ताकि जो डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट, ये जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है वो जिन फॉरेस्ट को ऐड करना चाहते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो ऐड कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बहुत ही क्लियरली डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन 2023 के एक्ट में लाई गई है इसको स्टॉप किया जाए, इसको रोका जाए और डिक्शनरी की जो नॉर्मल ब्रॉड डेफिनेशन फॉरेस्ट की होती है जो 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में थी उसी को फॉलो किया जाए। और वो जो पर्टिकुलर डेफिनेशन थी वो अपहेल्ड करती है 1996 के एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो कि टीएन गोदावरमन तिरुमुलाड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही दी थी। तो ये पर्टिकुलर केस ये इंपॉर्टेंट है, टीएन गोदावर्मन थिरुमुला मुलपड केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की ब्रॉड डेफिनेशन एक्सेप्ट की थी और इसी को फॉलो किया जाएगा। अब ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है ये क्लैरिफाई करता है फॉरेस्ट एक्सप्रेशन या फॉरेस्ट टर्म को, जो कवर करेगा केवल लैंड रिकॉर्ड को ही कवर नहीं करेगा, ये फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है उनको भी कवर करेगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को भी ये ऑर्डर पास किया, डायरेक्शन दिया कि 31 मार्च तक वो अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी फॉरेस्ट हैं उनकी उनकी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें और
उनकी डिटेल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को भेजो, और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के लिए ये डेडलाइन रखी गई है कि 15 अप्रैल तक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ये सारी डिटेल पब्लिश करेगी। और जो स्टेट और यूटीज, यूनियन टेरिटरीज फॉरेस्ट कंसीडर करेंगे अपने रिकॉर्ड में, उनको भी फॉरेस्ट माना जाएगा। इसके अलावा जू और सफारी को इस्टेब्लिश करने के लिए भी कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी जू या सफारी किसी पर्टिकुलर एरिया को या किसी पर्टिकुलर जगह पे इस्टेब्लिश करती है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल के बिना उसे उसका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो फॉरेस्ट डेफिनेशन को ब्रॉड किया है सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के एक्ट को स्ट्रक डाउन करते हुए, और जू और सफारी को जो एस्टेब्लिशमेंट होगा उसमें फाइनल अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला स्टेट के बीच जो फाइनेंस को लेकर अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और काफ़ी मुद्दा न्यूज़ में था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला स्टेट आपस में ट्राई कर रहे थे कि सुलझ जाए, लेकिन ये मुद्दा सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। तो फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट दे दी है कि मार्च महीने में इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब ये पूरा मुद्दा क्या था? ये पूरा मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में केरला गवर्नमेंट ने अपील की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके फाइनेंस मैटर में एक तरह से इंटरफेरेंस कर रही है, और उनके फाइनेंशियल जो लोन लेने की क्षमता है, या उनको जो एक तो बकाया पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी का उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, या बाकी जो फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसबर्स किया जाना चाहिए स्टेट को, केरला स्टेट को इस पर्टिकुलर केस में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, और इसके अलावा फाइनेंशियल अफेयर्स में भी इंटरफेयर कर रही है। ये केरला स्टेट का स्टैंड था सुप्रीम। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि केरला स्टेट की जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये बहुत ही अनहेल्दी स्टेट में है, और केरला का जो पुअर फाइनेंस है उसी की वजह से उसकी फाइनेंशियल स्टेट जो अभी स्टेज है वो देखने को मिल रही है। तो ये पूरा मुद्दा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला सॉल्व आपस में डायलॉग से सॉल्व नहीं कर पाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। केरला के अलावा बाकी कुछ साउथ सदर्न स्टेट्स ने भी इस मुद्दे में केरला का साथ दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में डिसाइड किया है कि स्टेट ऑफ केरला अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला है ये सुना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला स्टेट का जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट को लेकर अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये डिसाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल और केरला गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर केस में सुनवाई करेगा, और मार्च महीने में ये सुनवाई की जाएगी। अब ये पूरा मुद्दा क्या है? ये पूरा मुद्दा फाइनेंस को लेकर है। केरला स्टेट ने सेंट्रल के अगेंस्ट एक अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि सेंट्रल आर्बिट्रेरी तरीके से केरला स्टेट के फाइनेंशियल अफेयर्स को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके रिगार्डिंग स्टेट और सेंट्रल में बातचीत हो रही थी, डायलॉग हो रही थी, बट इट फेल्ड टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। तो इसी के कारण अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केरला का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट को जो फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल डिसबर्समेंट आना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, और उसको लोन लेने की का अप्रूवल भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही पुअर है। ऑन द अदर हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि केरला वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट है, और उसके पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से केरला की अभी ये हालत है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ए पब्लिक फाइनेंस। तो इसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इसके बाद की न्यूज़ भी केरला के बारे में ही है। केरला में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सर्विलेंस कैमरा सिस्टम इस्टेब्लिश किया है अन्नाकुलम डिवीज़न में, जो कि मनकुलम फॉरेस्ट डिवीज़न इडुक्की स्टेट में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये ह्यूमन एलिफेंट क्लैसेस को लेकर है, और मोर ब्रॉडली बात करें तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है। केरला में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं, और अभी रिसेंट 1-2 महीनों में बहुत ज़्यादा केसेस में एलिफेंट के द्वारा ह्यूमन की जान ली गई है, जिसको देखते हुए
कुछ दिनों पहले केरला ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपने स्टेट असेंबली के रिजोल्यूशन के थ्रू ये अपील की है सेंटर से कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके थ्रू जो लोकल लेवल पे फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको ये पावर दी जाए कि अगर कोई एनिमल इस तरह से ह्यूमन हैबिटेट में एंटर करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सख्त नियम, सख्त नॉर्म्स अडॉप्ट किए जाएं। तो इसी केस में एआई इनेबल्ड कैमरा एलिफेंट्स की लाइव ट्रैकिंग के लिए इंस्टॉल किया गया है इडुक्की के अन्नाकुलम नाम की जगह पे, जो उनके फॉरेस्ट डिवीजन में आता है जिसका नाम है मनकुलम। इस ये जो एआई कैमरा है ये लाइव लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। 30 सेकेंड्स के क्लिप होंगे एलिफेंट मूवमेंट के, जो कि सोशल मीडिया पर पे भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी लोग एलिफेंट्स की इन क्लिपिंग्स को देख सकते हैं और टूरिस्ट अकॉर्डिंगली अपना प्लान उस फॉरेस्ट रेंज में, इडुक्की फॉरेस्ट में टूरिज्म के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है लद्दाख की स्टेट हुड के बारे में। तो लद्दाख स्टेट की अभी रिसेंटली लद्दाख स्टेट के में लोगों के द्वारा स्ट्राइक की गई और प्रोटेस्ट किया गया। उनकी कुछ डिमांड्स को लेकर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। लद्दाख के स्टेट्स का कहना है कि कुछ डिमांड जैसे कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाना चाहिए और इसके अलावा लद्दाख के लोग रीजनल ट्राइबल स्टेटस की भी डिमांड कर रहे हैं। रीजनल ट्राइबल स्टेटस अंडर शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 6 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत कुछ स्टेट्स में ट्राइबल रीजन को ऑटोनॉमी दी जाती है, जिसके थ्रू वो अपने एरिया को एडमिन कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन अपने एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली ट्राइबल लोग ले सकते हैं। और तीसरी डिमांड है कि पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख के लिए बनाया बनाया जाना चाहिए। तो ये तीन डिमांड है लद्दाख के लोगों की और इसकी वजह से लद्दाख में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख में एजुकेशन रिफॉर्मर माने जाते हैं, उन्होंने भी एक अभी कुछ दिनों पहले हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर की थी ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड की जा सके और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज को दिया जाए। हालांकि अभी लद्दाख के लीडर्स का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी इन डिमांड को कंसीडर करने का और इन पे डिस्कशन करने के लिए रेडी हो गई है। इसके अलावा भी कुछ और डिमांड है, जैसे कि लद्दाख के लोग और लद्दाख एज ए स्टेट अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लद्दाख के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ के लोकल के लिए जॉब रिजर्वेशन के लिए और इवन पार्लियामेंट्री सीट एक लेह और कारगिल दोनों के लिए एक-एक पार्लियामेंट्री सीट के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, किया जा रहा है। तो ये सारी डिमांड लद्दाख के लोगों की है जिसको लेकर डायलॉग सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव के बीच चल रहा है। तो ये पूरा पूरा मुद्दा है लद्दाख को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को लेके। जॉन जंपर जो ब्रेक थ्रू प्राइज़ के विनर हैं, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में अपने कुछ ओपिनियंस दिए हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को लेके। इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हैं और जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं इनसे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, एक सेंट्रल रिसोर्स डेवलप करने की ज़रूरत है। एक सेंट्रल रिसोर्स जो जिसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर को कलेक्ट किया जाए और पूल किया जा सके और इन पे रिसर्च की जाए। तो ये अभी अल्फा फोल्ड 2 प्रोजेक्ट जो गूगल डीप माइंड के द्वारा चलाया जा रहा है। गूगल डीप माइंड अभी अल्फा 2 प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर पे स्टडी की जा रही है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो अल्फा 2 प्रोजेक्ट इज एन एआई सिस्टम डेवलप्ड बाय डीप माइंड दैट प्रिडिक्ट प्रोटीन्स 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो प्रोटीन के जो 3D स्ट्रक्चर हैं उनको एआई की हेल्प से और मशीन लर्निंग की हेल्प से स्टडी किया जा रहा है और अमीनो एसिड सीक्वेंस को देखकर ये स्टडी की जा रही है। ये जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू अगर स्टडी की जाएगी तो ये साइंटिफिक रिसर्च का टाइम काफ़ी हद तक
कम कर सकता है, जिससे प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में निकाली जा सकती है। तो और ये पॉसिबल हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से। तो प्रोटीन बायोलॉजी की स्टडी में अब एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ अगर करेंगे तो प्रोटीन से रिलेटेड जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको बहुत जल्द बहुत तेज़ी से समझा जा सकता है। और इसके बारे में जो काफ़ी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जैसे प्रोटीन और डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड में के को लेकर क्या क्या रिलेशन है प्रोटीन और इनमें, इनको कुछ सालों की जो स्टडी है वो कुछ घंटों में की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है रेड सी क्राइसिस को लेके। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली कई सारे अटैक लॉन्च किए हैं रेड सी में हाउथी रिबेल्स पर। और ये जो अटैक यूरोपियन यूनियन ने किए हैं ये हाउथी रिबेल्स के द्वारा यूएस शिप पे अटैक होने के बाद लॉन्च किए गए। तो यूरोपियन यूनियन ने नेवल मिशन के थ्रू ये अटैक किए हैं हाउथी रिबेल्स। और जो रेड सी का एरिया है वो गल्फ ऑफ अदन के पास पड़ता है। रेड सी ये है रेड सी मैप में, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ अदन, और ये है यमन। तो यमन एरिया से बिलोंग करते हैं हाउथी रिबेल्स, और ऐसा माना जाता है कि ये रिबेल्स ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। तो हाउथी रिबेल्स ने इस रूट के यहाँ पर यमन एरिया में अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा है, जिसकी वजह से जो भी जहाज़ यहाँ पर, जो भी शिप इस एरिया से होकर सप्लाईज ले जाते हैं उन पे लगातार कुछ महीनों से इनके द्वारा अटैक किया जा रहा है। और ये अटैक क्यों किया जा रहा है? हौथी रिबेल्स का ऐसा कहना है कि इसराइल ने जो पैलेस्टीन के एरिया पे अटैक किया है उसके अगेंस्ट में, उसको अपोज करते हुए ये अटैक कर रहे हैं। जो भी यूरोपियन यूनियन या अमेरिकन या दूसरे देशों की सप्लाईज इस रूट से जाती है उनको अटैक करके ये सॉलिडेरिटी व्यक्त कर रहे हैं पैलेस्तीन के लिए। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये इसी रेड सी के रूट में जो जहाज़ों पे अटैक हो रहा है उनको लेकर है। और ये जो अटैक है वो लगातार चलते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इसराइल हमास वॉर। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में, उन देशों में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इनमें अगर कुछ देशों की बात करें तो जैसे है कॉन्गो और ज़ाम्बिया। कॉन्गो और ज़ाम्बिया में चाइना की कुछ कंपनियों ने बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग के राइट ले रखे हैं। और काफ़ी टाइम बाद अब वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्ट अब चैलेंज कर रहा है चाइना की इस टाइट ग्रिप के अगेंस्ट जो भी माइन राइट चाइना ने ले रखे हैं। ये जो पूरा मुद्दा है ये क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो मिलिट्री पावर के लिए किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का एक ग्रुप है CMOC ग्रुप, जिसने रिसेंटली अभी ओवरटेक किया था कोबाल्ट माइनिंग, जो लार्जेस्ट माइनिंग है वर्ल्ड की कोबाल्ट के लिए, उसको ओवरटेक किया है। और वहाँ पर एक पर्टिकुलर माइन है किसानफू किसानफू माइन, जिसमें कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। ये जो किफांसू माइन है ये कोबाल्ट की माइन है और ये कॉन्गो में पड़ती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये माइन है। ये जो मेटल है कोबाल्ट ये क्रिटिकल है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए भी और मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। क्लीन एनर्जी और मिलिट्री हार्डवेयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और वेस्ट को अब चाइना के इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अगेंस्ट लग रहा है कि चाइना अगर इसी तरह से कंट्रोल करता जाएगा तो वेस्ट की मोनोपोली कहीं ना कहीं कम होगी। तो इसलिए भी वेस्टर्न कंट्रीज अब चाइना की होल्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और यहाँ पर दूसरा मुद्दा ये है कि चाइना की ये कंपनीज कोबाल्ट के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा तेज करती जा रही है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि कोबाल्ट का जो रेट है ये वर्ल्ड मार्केट में कम होते चले जा रहा है बिकॉज ऑफ नॉर्मल रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि कुछ कुछ कोबाल्ट की क्वांटिटी अलग कंट्रीज़ में भी है और अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आ रही है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस नॉर्मल डिमांड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, डिमांड ज़्यादा होती है कम सप्लाई से, और कम सप्लाई
को अगर बढ़ाया जाए तो डिमांड कम होनी चाहिए। तो चाइना की कंपनीज़ के द्वारा प्रोडक्शन अप किया जा रहा है, लगातार अप किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोबाल्ट का प्राइस वर्ल्ड ओवर मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज़ कंपनी प्रोडक्शन को कम करने के लिए रेडी नहीं हो रही है, और इसकी वजह से जो वर्ल्ड ओवर प्राइस का जो स्लंप है, उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी, लेकिन चाइना को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ को। अब चाइना इतना ज़्यादा होपफुल क्यों है इन सप्लाइज़ को लेकर, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन चाइना कहीं न कहीं वेस्टर्न का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, वो शायद ब्रेक करना चाह रहा है और अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। कॉपरफील्ड नाम की एक लोकेशन है, एक पूरा रीजन है कॉपरफील्ड नाम से, जो ज़ाम्बिया, नॉर्थ ज़ाम्बिया और साउथ कॉन्गो में पड़ता है, जो कॉपर के मामले में पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रिच है। कॉपर और कोबाल्ट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है यहाँ पर, और कॉपर में नंबर 1 है वर्ल्ड में चिली। तो चिली के बाद ये रीजन ही वर्ल्ड में कॉपर के रिज़र्व रखता है। और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, इनके पास कॉपर और कोबाल्ट के जो माइनिंग राइट्स हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में चाइना को ये सेल कर दिया था, और अब चाइना इन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है करंटली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।